फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहने वाले हैं। आप सब बच्चों की डिमांड थी कि जनरल साइंस के एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक टॉपिक पे सभी एमसीक्यूज लाए हैं एंड द टॉपिक इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करते हैं और उससे एनर्जी को जनरेट करते हैं। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, सो ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड का इंटेक करते हैं और एनर्जी को जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक, अब न्यूट्रिशन को ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है ऑटोट्रॉपिक, एक है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड का प्रोडक्शन खुद ऑर्गेनिजम्स खुद करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ब्लू ग्रीन अलगे, सो दैट इज अ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक, जहां फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पे रहते हैं, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, फर्दर हेटेरोट्रॉपिक को तीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड किया गया है। वन इज सेप्रोफाइटिक, जहां पे ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेड पे फीड करते हैं। ठीक है, वहां से फूड को जनरेट करते हैं, वो उनके लिए खाने का काम करता है और वहां से फिर वो एनर्जी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल इज फंगाई और ईस्ट। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक इस तरह के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म जो फूड है वो कहां से रिसीव करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिनको कहा जाता है होस्ट। ठीक है, जिन पे वो फीड करते हैं उसे कहा जाता है होस्ट। या तो वो उनकी बॉडी के ऊपर रहेंगे या विद इन उनकी बॉडी में रह के वो अपने फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है, आपने टिक्स जो होती है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरासाइट। ठीक, एग्जाम्पल यहां दिए कस्क्यूरा, ये प्लांट है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है। ठीक, प्लाज्मोडियम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन इस तरह की हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में। जब वो कॉम्प्लेक्स फूड्स को लेते हैं उसके बाद वो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी जनरेट करके बॉडी में यूज करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, हम जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फूड ले लें, हम वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को लेते हैं, हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट होता है, जो यूजेबल मटेरियल है उससे एनर्जी रिलीज होती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? नेक्स्ट हम एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी जो मैंने पहले भी एमसीक्यूज जब हमने जर्नल साइंस के डिस्कस किए थे तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, दैट इज अ सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है कि जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में, क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोसिस में भी बड़े तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, या एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, या एक को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, ना नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है। इस बेसिस पे इस रिलेशनशिप को, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होते हैं, उनको बहुत से टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिम्बायोसिस का सिंपल मीनिंग होता है व्हेन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन अ क्लोज विसिनिटी टू ईच अदर। ठीक है, चलिए म्यूचुअलिज्म की जब हम बात करते हैं तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रह रहे, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, जहां पे एग्जांपल दिया गया है फ्लावर और आप कहें बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, उसका बेनिफिट होता है और वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है, तो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, कमेंसलिज्म क्या होता है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, वन इज गेटिंग बेनिफिटेड, अदर इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड और हार्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था कि जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो लार्ज वेल फिश जो है उनके ऊपर रहती है। तो वेल फिशेस जब भी किसी एक्वेटिक एनिमल पे फीड करते हैं तो जो उनका रिमेनिंग होता है उस पे वो स्मॉल फिशेस फीड कर लेती हैं, बट इससे वेल को कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक, दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासाइट होस्ट पे फीड करते हैं, होस्ट से उसकी एनर्जी ले रहे हैं, उसका ब्लड ले रहे हैं, उसका फूड ले रहे हैं, तो होस्ट को नुकसान हो रहा है। ठीक है, मस्कीटो का आप एग्जांपल ले लें, वो फीड करता है ब्लड पे, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ पैरासिटिक, जहां पे एक को फायदा। म्यूचुअलिज्म में बोथ आर पॉजिटिव, कमेंसलिज्म में एक में कुछ भी नहीं, एक में पॉजिटिव, और पैरासिटिज्म में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक को फायदा और एक को नुकसान। प्रीडेशन की बात करें तो यहां पर भी एक की तो लाइफ ही जा रही है। प्रीडेशन जैसे हम देखते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स में फीड करते हैं।
ठीक है, उनको खा लेते हैं, दैट इज देयर फूड मटेरियल। तो एक की भी ये भी सिमिलर पैरासाइट का ही हो जाएगा, एक को फायदा और एक तो माइनस तो नहीं कहेंगे, नुकसान नहीं हो रहा, बट दे आर नथिंग। एक और टाइप ऑफ आप एक तरह से कहे सिम्बायोसिस होता है, दैट इज अमेंसिलिज्म। ठीक है, अमेंसिलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है, जैसे हमने कमेंसिलिज्म में क्या देखा, एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ भी नहीं होगा। अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है और एक को कुछ भी नहीं होगा। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे के क्लोज रिलेशनशिप में है, बट वन इज गेटिंग हार्म एंड अदर इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट और हार्म। जैसे यहां एग्जांपल दी गई है बोर की, जो कि जंगली एनिमल है, वो जाकर प्लांट्स को या इंसेक्ट्स को जो है लार्ज वेजिटेशन को खराब कर देता है। ठीक है, तो वेजिटेशन को तो नुकसान हो रहा है, पर बोर को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक, सो दैट इज अमेंसिलिज्म। दीज आर टाइप ऑफ सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? चलिए, नाउ दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का। ठीक है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं और इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरकर जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी जो है डिफरेंट सेल्स, हमारे कार्डियक सेल्स हो गए, न्यूरल सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए, नेफ्रॉन्स जिनको कहते हैं, वो सब अपनी अपनी एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। बॉडी एनर्जी का यूटिलाइज करती है, ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज कर दिया जाता है। स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। ठीक है, माउथ से हम खाने को लेते हैं, देन कम्स द लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, दिस इज माउथ, और माउथ में ही होते हैं स्लाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं स्लाइवा, हमारा थूक। ठीक है, इसोफेगस लीड्स टू द स्टमक। ठीक है, स्टमक के पास ही है पैनक्रियास। ठीक है, और लीवर, देन द गॉल ब्लैडर। ये क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे उसमें इन सबके फंक्शंस भी हम एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे। देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज रेक्टम एंड एनस। सो दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, जो न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि न्यूट्रिशन है क्या, कॉम्प्लेक्स फूड को लेना। ठीक है, फूड को लेना, उसमें से एनर्जी जनरेट करना, तो फूड इधर से ही क्रॉस होकर डाइजेस्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहले आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो न्यूट्रिशन जनरेट करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स भी होता है, फैट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वो सभी एनर्जी रिलीज करते हैं। दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर को सिंपल फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च को शुगर में, फूड को फैट को लाइपेज में, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड। तो इनको सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, इजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डाइजेशन। इंजेशन का तो मतलब होता है फूड को खाना लेना अपनी बॉडी में। ठीक, इजेशन इज रिमेनिंग पोर्शन, जो वेस्ट मटेरियल उसे बॉडी से एग्जिट करना, एक्सक्रीट करना। एसिमिलेशन इज कि जब फूड मटेरियल हमारी बॉडी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्रॉस होता है, देन डाइजेस्ट होता है सिंपलर सब्सटेंस में, फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और वो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर सेल्स तक पहुंचता है। सेल उस फूड में से एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, इसी फॉर्म में रिलीज होती है और सभी सेल इसी फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं अपने फंक्शन के लिए। तो उस फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ही एसिमिलेशन कहते हैं, जो हर एक पर्टिकुलर सेल में होता है, मसल सेल्स में होता है, पर्टिकुलर बॉडी के हर एक सेल में ये एक्शन जो है वो होता है। क्लियर? चलिए, एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट्स। ठीक है, स्टार्ट होंगे, माउथ से स्टार्ट होगा। आपने खाना लिया, इंजेक्शन माउथ में आया, माउथ में सबसे पहले क्या होता है? सलाइवा होता है। ठीक है, सलाइवा क्या करता है खाने को? वो स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में करता है, या फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में करता है, ग्लिसरोल में करता है। तो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है ना, सबसे पहले वहां पे जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, टाइलिन जो एंजाइम है वो पाया जाता है हमारे सलाइवा में। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, वो हमारे फूड में मिक्स होता है एंड देन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तभी कहते हैं, आपने सुना होगा
अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं और ये कहा गया है कि जब भी आप खाना खाएं बहुत अच्छे से च्यू करके खाएं, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है उसको सिंपलर फॉर्म में अगर आप माउथ में ही कन्वर्ट कर लें, इवन ये कहा जाता है कि 30 से 32 टाइम्स आपको च्यू करना चाहिए एक फूड पार्टिकल को जो आप माउथ में लेते हैं, उससे कंप्लीट डाइजेशन होती है, मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है। अगर आप एक पर्सन बहुत प्रॉपर वे से च्यू करके खाना खा रहा है, सपोज ही ईट 2 चपाती, उससे जितनी एनर्जी जनरेट होगी उतनी ही एनर्जी ऑलमोस्ट उस पर्सन को मिलेगी जो अराउंड 4 to 5 चपाती खा रहा है लेकिन उतने प्रॉपरली च्यू नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका बहुत सा पोर्शन जो है वो सिंपल फॉर्म में माउथ में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो एज इट इज बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगर आप एक तरह से कहें ना डाइटिंग या बॉडी को मेंटेन करने की बात आती है कि कम खाना खाना है, उससे भी ज्यादा अच्छा होता है कि जितना भी आप खा रहे हैं ना उसे बहुत अच्छे से च्यू करके खाएं, प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो, उसे एसिमिलेट हो, उसमें से मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नोन एज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, दैट इज इंजेशन। ठीक है, खाने को अंदर लेना उसे इंजेशन कहते हैं। चलिए, विच ग्लैंड सेक्रीट्स बाइल जूस, बाइल जूस कौन सा ग्लैंड सेक्रीट करता है? लीवर, पैनक्रियाज, ब्लैडर, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज लीवर। लीवर जो है वो बाइल जूस को एक्सक्रीट करता है, एंड रिमेंबर कि इसमें कोई भी तरह का एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता, फैट की इमल्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। चलिए, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आई थिंक यहां फिगर भी होगी, लेट मी चेक, यस दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी हमने पिक्चर में भी देखा था, तो वहां पर इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनका क्या काम है? क्या वो फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना जो एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंच रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होकर और रेक्टम से एक्सक्रीट होना है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचा तो मैक्सिमम डाइजेशन हो चुकी है, रिमेनिंग डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगी, तो वहां पर शुरू होता है काम एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, कि अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, मैक्सिमम सिंपल फॉर्म में आ चुका है जिससे अब एनर्जी निकाली जा सकती है, वो अब वॉल के, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू, जहां पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ब्लड से वो जाता है डिफरेंट सेल्स की तरफ जहां पे एसिमिलेशन होती है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है नॉर्मली, ये देखिए अगर ये सिंपल ऐसे हो तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना होगा, बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब ऐसे ऐसे हो रही है तो सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको विलाई कहते हैं, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। क्लियर? चलिए, Which nutrition category includes substance like iron, calcium and potassium? ये जो 3 वर्ड्स दिए गए हैं ये किस कैटेगरी ऑफ आप कहें सब्सटेंस में आते हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या ये विटामिन्स है, क्या ये मिनरल्स है, क्या ये प्रोटीन्स है? सो यू ऑल नो दीज आर मिनरल्स, जो बड़ी कम क्वांटिटी में हमें चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट दे नीड इन आवर बॉडी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, Which nutrient plays a crucial role in maintaining proper digestion and preventing constipation? ठीक है, तो प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है वो प्रॉपरली काम करे, ठीक है, अच्छी तरह से वो वर्क करे और कॉन्स्टिपेशन ना हो, उस चीज के लिए, उसके लिए हमें क्या चीजें सबसे क्या चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है? फाइबर, फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज फाइबर। ठीक है, ये वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें, इसीलिए ये डाइजेशन में हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती है। What is the primary function of water in the body? पानी जो हम पीते हैं, इनटेक करते हैं, कहते हैं पीना चाहिए, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, उसका क्या है रीजन? मतलब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाटर? क्या वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, मसल टिश्यू को बिल्ड करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, या ब्रेन फंक्शन को एनहांस करता है? तो वाटर का मेन फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इन म्यूचुअलिज्म हाउ डू बोथ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व यूजुअली बेनिफिट? ठीक, म्यूचुअलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें 2 ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं हमने डिस्कस किया है। आई होप यू विल मार्क द करेक्ट, वन बेनिफिट व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड, बोथ बेनिफिट,
one benefit while the other is harmed, both are harmed. So the correct answer is both benefit. Next, what is the term for a relationship where one organism benefits and the other is harmed? एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है. प्लस एंड माइनस. Commensalism, parasitism, mutualism और symbiosis, and the correct answer is parasitism. ठीक है. Commensalism में एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ भी नहीं, और mutualism में both are positive. Symbiosis तो इधर रिलेशनशिप ऑफ क्लोज विसिनिटी में जब दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए सबसे बेहतर एग्जांपल है लाइकन का, जो कि अलगे का और फंगाई का होता है. ठीक है. इसमें भी ये म्यूचुअलिज्म भी है, क्योंकि इसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है. एक को फूड मिल रहा है, एक को शेल्टर मिल रहा है. ठीक है. चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म. एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको बताना है म्यूचुअलिज्म का क्या एग्जांपल है. इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज बीज पॉलिनेटिंग फ्लावर्स व्हाइल ऑब्टेनिंग नेक्टर. ठीक है. टिक फीडिंग ऑन ए ह्यूमन, ये पैरासाइट का एग्जांपल हो जाएगा. टेपवर्म लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ अ मैमल, ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है. A lion hunting and killing a zebra, this is a predation. चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन मोस्ट इजिली टॉलरेट अ लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट. तो इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी इजिली टॉलरेट हो जाती है, बॉडी को उतना इंपैक्ट नहीं करती. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या कैल्शियम. सो द करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. प्रोटीन वी ऑल नो कि रिपेयर में हेल्प करते हैं, मसल के बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी से वी नो कि मरासमस और जैसी बहुत जो क्रिटिकल बीमारियां हैं वो हो जाती है. लिपिड्स जो हैं वो प्रॉपर ब्रेन फंक्शन में हेल्प करते हैं. एंड कैल्शियम की बात करें तो बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए. ठीक है. बोन वो बहुत ब्रिटल हो जाती है, ओस्टियोमलाइसिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है विद द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. ठीक है. That is due to deficiency of vitamin D, but vitamin D is needed for the absorption of calcium only. ठीक है. तो for the strengthening of bone is calcium needed. So इन चारों में से जो आप एक तरह से कहें लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट आपको बेसिकली किस लिए चाहिए? एनर्जी जनरेशन के लिए. तो अगर आप कार्ब्स का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बाकियों की तरफ स्विच कर जाएगी फॉर द एनर्जी जनरेशन. वो प्रोटीन से एनर्जी जनरेट कर लेंगे, फैट से कर लेंगे, तो बॉडी को उतना इंपैक्ट नहीं होगा. बट प्रोटीन का काम कार्ब्स नहीं कर सकते, लिपिड का काम कार्ब्स नहीं कर सकते, कैल्शियम का काम कार्ब्स नहीं कर सकते. ठीक. चलिए, अ पर्सन हु हैज हैड अ रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ. जिस पर्सन का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी फेलियर हो, तो किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, उसे किस चीज का इनटेक जो है वो रेगुलेट करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या विटामिन्स. सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन. प्रोटीन का क्यों? क्योंकि पोस्ट सर्जिकल प्रोटीन इनटेक बड़ा जरूरी होता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये रिपेयर में बहुत हेल्प करता है. ठीक है. हीलिंग में, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई द प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द रीनल ट्रांसप्लांट फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ. अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड कट डाउन ऑन इजी वन, दैट इज सोडियम. फंगाई इज अ पैरासाइट है, ऑटोट्रॉप है, सेप्रोट्रॉप है या इंसेक्टिवोर है. इंसेक्टिवोर मतलब जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं. ठीक है. बाकी न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर चुके हैं. सो पैरासाइट इज अ फंगाई इज अ पैरासाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. नाउ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्लांट न्यूट्रिशन पे भी बेस्ड हैं. ठीक है. प्लांट की न्यूट्रिशन में तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स पैरासिटिक भी होते हैं और इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं. इंसेक्टिवोर्स जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं. तो इनमें से कौन सा प्लांट है जो इंसेक्टिवोर्स है? पिक्चर प्लांट, कस्क्यूटा, अलगे या लाइकन. सो पिक्चर प्लांट. ठीक है. ये कप की फॉर्म में होता है. इसमें जैसे इंसेक्ट फीड करता है, ये ऊपर से बंद हो जाता है और इंसेक्ट से ही इंसेक्ट पे ही फीड करता है, वहीं से अपनी एनर्जी जनरेट करता है. ठीक. और कस्क्यूटा में आपको पहले बता चुकी, दैट इज अ पैरासिटिक. When two organisms are good friends and live together and they benefit each other, such an association of organism is termed as, we have already discussed. अब यहाँ पे म्यूचुअलिज्म नहीं है, बट मैंने आपको बताया है, दैट इज सिम्बायोसिस. है ना. सिम्बायोसिस जो मैंने लाइकन का आपको एग्जांपल दिया था कि जब एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में रह रहे हैं एंड बेनिफिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. चलिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय. स्टोमेटा वो पोर है जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है. फोटोसिंथेसिस में भी ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन जनरेट करता है प्लांट. ठीक है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है ना, वो स्टोमेटा से ही होती है. और ये कहाँ होती है स्टोमेटा? ये लीफ पे होते हैं. जो लीफ की डॉर्सल सरफेस होती है, नीचे वाली सरफेस होती है, उसमें ये स्टोमेटा होते हैं. और ये स्टोमेटा जब इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये खुल जाते हैं. ये जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं. तो इनकी ओपनिंग और क्लोज में एक सेल हेल्प करते हैं. वो क्या है वो आपको बताना है. न्यूक्लियस, एसेसरी, स्टोमा, गार्ड सेल.
सो द करेक्ट आंसर इज गार्ड सेल। ठीक है, किडनी बीन शेप में होते हैं, जैसे राजमा की शेप होती है ना, उसी तरह की शेप में ये गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा पे, और ये क्लोज और ओपन स्टोमेटा को करने में हेल्प करते हैं। और स्टोमेटा करता है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम? पेनक्रियाज, स्टमक, लीवर, ड्यूटनम। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रिलीज करता। पेनक्रियाज की बात करें, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, वहां पे तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, फैट की डाइजेशन के लिए रिलीज करते हैं। स्टमक की बात करें तो पेप्सिन रिलीज कर रहा है। ठीक है, ड्यूटनम, अब आप सोचेंगे कि ड्यूटनम क्या है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा उसको अभी पिक्चर में, वी सी इट, लेट मी शो यू, डायग्राम जो देखी हमने, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कि ये, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पोर्शन होता है उसको ड्यूडनम कहते हैं, सेकंड पोर्शन को जिजनम कहते हैं, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ड्यूडनम, जिजनम एंड इलियम। सो ड्यूडनम क्या है? एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसमें कोई एंजाइम रिलीज होता है कि नहीं? जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया है दैट विल बी डाइजेस्टेड, जो भी कार्ब्स का, फैट्स का पोर्शन रह गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, सो ड्यूडनम भी रिलीज करता है एंजाइम। द करेक्ट आंसर इज लीवर, क्योंकि लीवर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस, और बाइल जूस में मैंने जैसे आपको बताया उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। ठीक है, तो पैनक्रियाज, स्टमक, ड्यूडनम, ऑल 3 रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। द नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, आपको बताना है कितने स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवर जनरेट करने वाले कितने हैं हमारी बॉडी में। 4 पेयर है, 3 पेयर है, 2 पेयर है या 5 पेयर है? सो देयर आर 3 पेयर्स। ठीक है, सबलिंगुअल होता है जो हमारी टंग के नीचे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे होता है, दोनों साइड पे। ठीक है, सबलिंगुअल होता है, सब मैंडिबुलर होता है, मैंडिबल नीचे वाले जो हमारा आप एक तरह से कहे जॉ है, ठीक, नीचे वाली जो जॉ है हमारी, उसके नीचे दोनों साइड पर होते हैं सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। और एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो ऊपर वाला आपकी सेकंड मोलर होता है, ऊपर वाली जो आप दाढ़ जिसे हम कहते हैं, सेकंड वाली जो दाढ़ होती है उसके पास पे दोनों साइड पे ये पर्टिकुलर ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो 3 पेयर्स होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सब मींस बीनीथ। ठीक है, तो टंग के बीनीथ, मैंडिबल लोअर जॉ के बीनीथ, और पैरोटिड जो अपर पोर्शन पे होते हैं, अपर जॉ में होते हैं। क्लियर? चलिए, द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, बाइल का क्या काम है, क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन या इथेरिफिकेशन। सो इमल्सिफिकेशन करता है वो फैट्स का। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेस्टेड इज, जब फैट डाइजेस्ट होता है तो लास्ट में वो क्या फॉर्म करता है? अल्कलॉइड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड या ग्लूकोज। सो कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में ग्लूकोज बनाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइनो एसिड्स बनता है प्रोटीन से, और जो फैट्स है वो लास्ट में रिलीज करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? चलिए, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन ह्यूमन? ठीक है, अब हमने कार्ब्स की देखी थी, कार्ब्स की कहां स्टार्ट हो रही थी? माउथ में, स्लाइवा में, टाइलन है उसमें एंजाइम, वहां से स्टार्ट हो रही है। अब प्रोटीन की डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? अब माउथ के बाद इसोफेगस से होकर फूड हमारा कहां पहुंच रहा है? स्टमक में पहुंच रहा है। तो स्टमक में रिलीज हो रहा है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, वो शुरू करता है प्रोटीन की। तो द करेक्ट आंसर इज स्टमक। तो हमारे प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर पेनक्रियाज भी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी करता है, बट इट स्टार्टेड इन द स्टमक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूमिनेशन इन सर्टेन एनिमल्स? अब रूमिनेशन क्या होता है? आपने काऊ को देखा होगा, ठीक है, बफेलो, काऊ, ये सब क्या करते हैं? जब इन्होंने घास खा लिया उसकी काफी देर तक ये मुंह को चलाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, खाया हुआ खाना वापस माउथ में लाके दे च्यू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, उससे वो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। ग्रीन, क्योंकि हर्बीवोरस है, ग्रीन प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, ग्रीन ग्रास पे फीड कर रहे हैं, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वो पहले उसे खा लेते हैं, एंड देन वो दोबारा से उनके माउथ में आता है और उसको दोबारा से उसको च्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, सो ऑप्शन ए कह रहे हैं टू डाइजेस्ट मीट मोर एफिशिएंटली, टू ब्रेक डाउन सेलुलोज, टू इंक्रीज फूड इनटेक, टू कूल डाउन द बॉडी। सो टू ब्रेक डाउन सेलुलोज, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो सेलुलोज को वो डाइजेस्ट करने के लिए पहले वो इनटेक कर लेते हैं, एंड देन इट कम बैक टू देयर माउथ फॉर प्रॉपर च्यूइंग, एंड सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट होता है। इसको कहते हैं रूमिनेशन।
ठीक है, और इन एनिमल्स को रुमिनेंट्स कहते हैं जो ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो हमने देखा विच इज लाइक दिस, ठीक है, जिसके बीच में सारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका क्या काम है? यहाँ पे हो गया रेक्टम एंड एनस। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या काम है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करना, या अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, जितना बॉडी को चाहिए वो रिटेन कर लेते हैं, एंड देन द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड। वेयर इज बाइल स्टोर्ड? बाइल रिलीज कहां से होता है? हमने डिस्कस किया, लीवर से। ठीक है, क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट के लिए। और जब बाइल की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, आपने सुना होगा कि वो जॉन्डिस जो होता है उसमें क्या टेस्ट करते हैं? बाइल ही टेस्ट करते हैं कि बाइल जब उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ब्लड लेवल में बढ़ गई है तो येलोइश टिंच आना शुरू हो जाता है यूरिन में, स्क्लेरा में, आपकी जो स्किन है, कैरेटिन आपकी येलोइश कलर की हो जाती है, वो बाइल पिगमेंट जब ज्यादा हो गए, है ना। तो यहां पूछ रहे हैं कि बाइल स्टोर कहां होते हैं? ठीक है, लीवर तो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, जितना यूज हो रहा है डाइजेशन में, इमल्सिफिकेशन में भी यूज हो रहा है, बाकी पोर्शन कहां जो है स्टोर हो रहा है? लीवर में, गॉल ब्लैडर में, स्टमक में या पैनक्रियाज में। सो इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, और अक्सर आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो इसे रिमूव भी कर दिया जाता है। तो इसके रिमूवल से एज सच, ऑल्दो क्योंकि ये स्टोरेज में हेल्प कर रहा है बाइल के, तो इसका फंक्शन तो है बट उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी कभी, क्योंकि ये ऑर्गन भी बहुत छोटा है, ठीक है, लीवर के पास में एक छोटी सी थैली सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए, तो इसको रिमूव कर लिया, जब भी इसमें स्टोन होता है इसको रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि ये खतरा रहता है कि वो जो स्टोन है वो कहीं उसकी आप एक तरह से करें डक्ट में फंस ना जाए, क्योंकि डक्ट में फंसेगा तो स्वेलिंग होगा और ज्यादा आप एक तरह से बोले इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो उसे हटा दिया जाता है, कंप्लीटली से रिमूव ही कर दिया जाता है, बिकॉज इट्स फंक्शन इज जस्ट टू स्टोर बाइल। अदरवाइज बाइल लीवर से प्रोड्यूस होकर डायरेक्टली पैनक्रियाज में और वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर देगा। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन डाइजेशन? डाइजेशन में टंग का क्या काम है? स्लाइवा को तो हमने देखा, ठीक है, टाइलिन है उसमें, स्टार्च में को सिंपल शुगर में कर रहा है। टंग क्या कर रहा है? फूड को पुश कर रहा है स्टमक की तरफ, डिटेक्ट टेस्ट एंड हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा, डाइजेस्ट कर रहा है कार्ब्स को या स्टोर कर रहा है स्लाइवा को। तो टंग में सिर्फ टेस्ट बड होते हैं, ठीक है, पैपिलास जिसपे होते हैं, हमारे टंग पे छोटे छोटे से आप एक तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, पैपिलास होते हैं, उस पर टेस्ट बड होते हैं। तो टंग आपको एक तो टेस्ट को पहचानने में हेल्प करता है, साथ ही आपके स्लाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ चोकिंग व्हाइल ईटिंग? ठीक, जब कभी आप खाना खाते हैं तो अचानक से गले में खाना फंस जाए और सांस रुक जाती है, चोक हो जाता है, तो वो चोकिंग क्यों हुई? फूड एंटरिंग द विंड पाइप, फूड बीइंग टू हॉट, एलर्जिक रिएक्शन टू फूड और ओवर ईटिंग। सो हमारे माउथ से एक पाइप जाती है डाउनवर्ड और एक हमारे नाक से जाती है, नॉस्ट्रिल से जा रही है और एक मुंह से जा रही है। मुंह से जो पाइप जा रही है वो है इसोफेगस, ठीक है, जो कि स्टमक को लीड करेगी, जो खाना लेके जाएगी। नाक से जो पाइप जाएगी वो जाएगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स में, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ठीक, अब वो दोनों पाइपें बहुत क्लोज होती है। ठीक, अब अगर कभी एक तरह से फ्लैप होता है जो खाने को विंड पाइप पे जाने से, फूड वाली पाइप को आप सिंपल टर्म्स में अगर कहें, फूड इसोफेगस को आप फूड पाइप कह सकते हैं और ट्रेकिया को आप विंड पाइप कह सकते हैं। तो नॉर्मली क्लोज रखता है विंड पाइप को, ताकि खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाए। बट अगर आप बात करते हुए खा रहे हैं या आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया और उस वक्त अगर विंड पाइप क्लोज ना हो पाई, एपिग्लॉटिस उसे कहते हैं, जो कि विंड पाइप को कवर करके रखता है। सो उस वक्त क्या होगा, जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाएगा, और विंड पाइप पे जब चला जाता है तो सांस बंद हो जाती है और ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है और चोक हो जाता है, और इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इतने सीवियर केस होता है, क्योंकि विंड पाइप ब्लॉक हो गई, सांस नहीं जाएगी, ज्यादा देर तक नहीं गई, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। ठीक, सो द करेक्ट आंसर विल बी फूड एंटरिंग द विंड पाइप। Which part of the digestive system is involved in the absorption of nutrients? ठीक है, अब हमारी पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन कहां होती है? मैंने आपको बताया है, कहा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या इसोफेगस। सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल्दो लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, पर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स कहां हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? विलाई के थ्रू, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस? अब आपको बताना है प्रॉपर सीक्वेंस जो न्यूट्रिशन का है। हम पहले खाना लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं,
ठीक है। फिर खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट करते हैं, फिर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और फिर उसमें से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, एसिमिलेशन होता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, तो कहां पर है ये? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन, जो कि रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसको हम इजेक्ट कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टमक? ठीक है, हमारे स्टमक में एक म्यूकस की लेयर होती है, उसका क्या फंक्शन है? फूड को डाइजेस्ट करना, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करना। हमारे स्टमक में यू ऑल, आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है, खाना नहीं बहुत देर से खाया, एसिडिटी हो गई है, रीगर्जिटेशन हो रही है, खट्टा पानी बन रहा है ना। सो दैट इज व्हाई, क्योंकि स्टमक में हमारे एक एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शन क्या है इसका? जो भी फूड में बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको किल करने का काम करता है ये, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी में नॉर्मली जब भी हम खाना खाते हैं तो ये खाने को डाइजेस्ट कर रहा है और न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ठीक है। जब बहुत देर तक आप नहीं खाते तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो एसिडिटी हो जाती है। उसके लिए फिर आप उसको एंटी एसिड का इंटेक करते हैं इसको खत्म करने के लिए। अब एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, कहीं पे भी डालेंगे तो वो जला देगा। तो स्टमक में अगर रिलीज हो रहा है तो स्टमक की लाइनिंग को भी तो जला देगा। तो उस लाइनिंग को बचाने के लिए कि जो HCl है वो सिर्फ खाने पे एक्ट करे, स्टमक को ना जलाए अंदर से, उसके लिए क्या होता है? म्यूकस, ठीक है। म्यूकस की एक लेयर हो जाती है स्टमक के इंटरनल लाइनिंग पर, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl। हाउ डज फूड मूव थ्रू द ईसोफेगस? ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हमारी फूड पाइप है, यहां से खाना जा रहा है स्टमक पे, ठीक, लेकिन जा कैसे रहा है? कि डायरेक्टली ग्रेविटेशन एक्शन से? नहीं, कि ग्रेविटी नीचे से खींच रही है तो आपने मुंह से डाला तो सीधा खाना अंदर चला गया, नहीं। अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज देयर, ठीक है। ये जो इस तरह से वेव के मोशन में ये जो ईसोफेगस है वो मूव करता है और तब खाना जो है डाउन स्टमक में जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ग्रेविटी नहीं होता उसका रीजन, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप जो बीमार लोग होते हैं वो भी तो लेटे लेटे खाना खाते हैं, उनका भी तो स्टमक में जाता है, वो फिर ग्रेविटेशन कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो उनकी तो पूरी बॉडी पे करेगा ना इस तरह से एक्ट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द वेव लाइक मोशन ऑफ ईसोफेगस, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। Last question of today's session is, which part of digestive system is the site for complete digestion of carbs, fats, protein? हमने देखा माउथ में कार्ब की हो रही है, फिर हमने देखा स्टमक में तो प्रोटीन की हो रही है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? और बाइल जूस तो फैट की कर रहा है जो कि लीवर से रिलीज हो रहा है। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा है, कार्ब्स भी हो रहा है, फैट भी हो रहा है? वो कौन सा पोर्शन है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ? करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। इसके साथ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, आई होप आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा, हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है वो भी क्लियर होगा, जितना भी पॉसिबल आपके क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं, जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके बेस में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई थी, ठीक है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग।